लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। कश्मीर का पहलगाम वो जगह है जिसे लोग जन्नत कहते हैं, लेकिन हाल ही में इस जन्नत में वो मंजर देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। 4 आतंकियों ने कश्मीर घाटी में हमला करके 28 लोगों की ब्रूटल हत्या कर दी। यह हमला सिर्फ सेना या प्रशासन पर हमला नहीं था, यह हमला था हमारे भरोसे पर। वो वादी जो हमेशा सुकून का नाम मानी जाती थी, अब एक बार फिर दहशत से कांप उठी है। इस हमले की सबसे बड़ी हाईलाइट थी लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार देना। कानपुर के शुभम द्विवेदी की हत्या इसी तरह से की गई। पहलगाम में होने वाली इस दर्दनाक घटना में धर्म का नाम लेकर गोली मारने की यह घटना दिल दहला देने वाली है। पहलगाम में हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है टीआरएफ नाम के एक ग्रुप ने, जिसका पूरा मतलब होता है द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये वो आतंकी संगठन है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा का एक मुखौटा है। अब दोस्तों, जाहिर है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई, कैसे इंटेलिजेंस को इस हमले की खबर नहीं हो पाई, इन सब मुद्दों पर और सवालों पर जांच होगी और ये अहम सवाल हैं जिनको लेकर सरकार को काम भी करना चाहिए। लेकिन एक अहम सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर इतना जरूरी क्यों है। पिछले 75 सालों में कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बार युद्ध लड़े जा चुके हैं। यही नहीं, हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी कश्मीर को लेकर एक भड़काऊ बयान दिया था। पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कश्मीर को उनके गर्दन की नस बताया था। यानी कि 75 सालों में आज भी पाकिस्तानी हुकूमत अपने देश में कश्मीर के मुद्दे को उछालती रहती है। अब सवाल है कि पाकिस्तान ऐसा करता क्यों है। आखिर क्यों पाकिस्तान पीओके अपने पास रखने के बाद भी पूरे कश्मीर को अपने नक्शे में शामिल करना चाहता है। क्या यह पाकिस्तान की कोई चाल है या फिर एक ऐसी मजबूरी जो उसके गले की फांस बनकर रह गई है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जोमेटो और स्विगी से शॉपिंग करते हैं और कैशबैक चाहते हैं तो आप एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा भरपूर कैशबैक। दोस्तों, इतिहास की ओर जाएं उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान के लिए कश्मीर ज्योग्राफिकली इतना जरूरी क्यों है। देखिए, कश्मीर जिस हिमालय वाले रीजन में पड़ता है, वहीं से पाकिस्तान के पानी की सप्लाई का बड़ा हिस्सा आता है। सिंधु नदी तिब्बत से शुरू होकर कश्मीर से भी गुजरती है। ये नदी पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन मानी जाती है। पाकिस्तान की 80% खेती इसी नदी के पानी से जुड़ी हुई है। इंपॉर्टेंट शहरों को भी पाकिस्तान के इसी नदी से पानी मिलता है। इसीलिए पाकिस्तान के लिए कश्मीर हमेशा से ही एक ज़रूरी जगह रही है। वैसे आपको बता दूं कि हाल ही में सिंधु नदी जल समझौते पर बैन लगाकर भारत सरकार ने पाकिस्तान को बैकफुट पर डालने की कोशिश की है, और इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है जो रिसेंटली मैंने अपलोड किया था। आप इसे इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ें तो सिर्फ पानी ही एक वजह नहीं रही है पाकिस्तान की कश्मीर में इंटरेस्ट के लिए। कई ऐसी वजहें हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि अगर कश्मीर का मुद्दा नहीं होता तो पाकिस्तान जैसी हालत में आज दिखता है, वो इससे भी बुरी हालत में फंसता चला जाता। एक सेंटेंस में इस बात को कहूं तो अगर पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा तो उसका अपना देश बर्बाद हो जाएगा। जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको ये बात क्लियर होती चली जाएगी, तो पूरे पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि हम अब चल रहे हैं पाकिस्तान के बनने की कहानी पर और वहां से हमें आज की डेट तक आना है। तो दोस्तों, जब बंटवारा हो रहा था तो कई ऐसे राज्य थे जो आजाद रहना चाहते थे या पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, जैसे कि जूनागढ़, जहां के नवाब ने पाकिस्तान में मिलने का मन बना लिया था जिन्ना के ऑफर पे। आखिर में उन्हें मजबूर होकर देश छोड़कर भागना ही पड़ा। या फिर हैदराबाद, जहां पर सरदार पटेल को ऑपरेशन पोलो ही चलाना पड़ गया था, क्योंकि हैदराबाद के निजाम वो भी पाकिस्तान में मिलने की कोशिश कर रहे थे। कुछ यही हाल कश्मीर का भी था, लेकिन कश्मीर की हालत बाकी राज्यों से अलग थी। हैदराबाद और जूनागढ़ में जहां राजा मुस्लिम था और प्रजा अधिकतर हिंदू थी, वहीं कश्मीर के राजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन उनकी प्रजा वो मुस्लिम डोमिनेटिंग थी। अब पाकिस्तान के बनने का आधार क्या था? इस्लाम। और जूनागढ़ के साथ साथ हैदराबाद जैसी रियासतों की हिंदू बहुसंख्यक जनता ने भारत के पक्ष में वोट दिया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि कश्मीर तो पाकिस्तान के पास ही जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने ऐलान किया कि वो कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाएंगे और दोनों में से किसी भी देश में वो नहीं मिलेंगे। अब पाकिस्तान को यह बात मंजूर नहीं थी, इसलिए उसने कबीलाई भेष में कश्मीर पर कब्जे के लिए अपनी सेना भेजी। इस सेना ने बड़े पैमाने पर कश्मीर में मारकाट मचाई। आखिर में मजबूरी में हरि सिंह को भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तखत करने पड़े और इस तरह से भारत का हिस्सा बन गया कश्मीर।
और पाकिस्तान वो हाथ मलता रह गया। हालांकि पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर नाजायज तरीके से कब्जा भी कर लिया। इसी हिस्से को आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। 1949 में हुए इस युद्ध में सीज फायर का जब ऐलान किया गया तो भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की सिफारिश के हिसाब से एक युद्ध विराम रेखा स्थापित करने के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए और ये पूरा क्षेत्र बट गया 2 हिस्सों में। तब से हमारे कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब इस तरह से अगर आप देखो तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा फेलियर था कि मुस्लिम आबादी वाला एक राज्य पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन पाया। ये जिन्ना की उस थ्योरी के बिल्कुल उलट बात थी कि मुसलमानों का अपना एक देश हो। अब कश्मीर के ना मिलने से एक टीस पाकिस्तान को हुई और इस टीस को पाकिस्तान ने एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के आवाम के बीच इस बात का प्रचार और प्रसार किया गया कि कश्मीर को पाकिस्तान में मिलना चाहिए था, लेकिन भारत ने जबरन इस पर कब्जा किया हुआ है। ये वो नैरेटिव था जिससे जनता को जोड़े रखा जा सकता था और पाकिस्तान की आवाम को यह बताया जा सकता था कि भारत सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान का। फिर यहीं से शुरू हुआ कश्मीर हमारा है का नारा। यह एक ऐसा नारा था जिसे पाकिस्तान का हर एक राष्ट्रपति और उसके साथ ही पाकिस्तान का सेना प्रमुख हमेशा ही दोहराता रहा। इसका ताज़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने हाल ही में कश्मीर को पाकिस्तान के गर्दन की नस बता दिया। और ये बात आज की नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान तक और अयूब खान से लेकर जनरल बाजवा तक कोई भी लीडर कश्मीर के मुद्दे को कभी भुला ही नहीं पाया। हर नेता ने कश्मीर के इस मुद्दे को जिंदा रखा क्योंकि ये मुद्दा उनके लिए ज़रूरी टूल था। धीरे धीरे कश्मीर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का ऐसा हिस्सा बन गया जिसके बिना चुनाव नहीं हो सकते थे। यही वजह है कि 1949 के बाद भी कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की कोशिशें कम नहीं हुई और पाकिस्तान का हर नेता और हर सरकार कश्मीर का राग अलापती रही, जिसका नतीजा ये था कि 1965 में कश्मीर को लेकर दूसरा युद्ध हुआ, 71 में बांग्लादेश के मुद्दे पर जंग हुई और 1999 में पाकिस्तान ने भारत के साथ एक छोटा लेकिन एक भयंकर संघर्ष किया। इसी बीच 1980 के दशक में अगर जाएं तो कश्मीर में एक कम्युनल वायलेंस ने जोर पकड़ दिया। पाकिस्तान इसको भी हवा देने लगा। कश्मीर में दोस्तों 3 सेपरेट ग्रुप थे। पहला JKLF यानी जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, दूसरा हिजबुल मुजाहिदीन और तीसरा ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ये तीनों अलगाववादी ग्रुप थे और इन्होंने अपने अपने तरीके से कश्मीर में कम्युनल टेंशन फैलानी शुरू की। इन्हीं ग्रुप्स में से एक ग्रुप था हिजबुल मुजाहिदीन, जिसने ये कहना शुरू किया कि कश्मीर के मुसलमान भारत से अलग होकर पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। इस ग्रुप को फंडिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान था। इन ग्रुप्स को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIA द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही थी। इन ग्रुप्स को ट्रेन किया गया इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए और बड़े पैमाने पर हथियारों के साथ साथ पैसों की भी फंडिंग की गई। पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 2014 में टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हमारे पास सेना के अलावा कश्मीर में और भी सोर्सेज हैं। कश्मीर में लोग यानी भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमें बस उन्हें भड़काने की जरूरत है। इसी तरह से FBI ने 2011 में अमेरिकी अदालत में अपनी पहली ओपन एक्सेप्टेंस में कहा कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI कश्मीर में अलगाववादी आतंकवादी समूहों को प्रायोजित करती है और उनकी देखरेख करती है। यही वजह है कि पाकिस्तान लंबे टाइम से UN और FATF जैसे इंटरनेशनल बॉडीज से यह सुनता आया है कि यह देश टेरर फंडिंग करता है। यही नहीं, लंबे समय से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है। ये लिस्ट बताती है कि पाकिस्तान का आतंक फैलाने में बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, पाकिस्तान के लिए कश्मीर छोड़ने का मतलब विभाजन के एक आइडियोलॉजिकल बेसिस को एकदम से रिजेक्ट कर देना है। यानी कि कश्मीर को अगर आपने अपना बताने से मना कर दिया, उस दिन से ही पाकिस्तान को यह भी मानना पड़ेगा कि मुसलमान आबादी एक इस्लामिक देश के बिना भी खुश रह सकती है। यही वजह है कि पिछले 50 सालों से कश्मीर उनकी वैचारिक मजबूरी भी बना हुआ है। इस वैचारिक मजबूरी के बीच में लंबे समय तक पाकिस्तान में लोकतंत्र और चुनाव दोनों एब्सेंट रहे हैं। खैर, भारत के कश्मीर में 1989 में जब चुनाव हुए तो बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। इस हिंसा का फायदा उठाया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की शह पाकर कश्मीर में बड़े पैमाने पर अलगाववादी संगठनों ने हिंसा फैलाई, कश्मीरी पंडितों को खास तौर पर निशाना बनाया और एक अराजकता का माहौल तैयार किया गया।
तब से लेकर आज तक कश्मीर ने बहुत बुरे दिन देखे हैं। इसी कश्मीर को पाने के लिए पाकिस्तान ने कारगिल की जंग भी छेड़ी थी। अच्छा, 1989 में जो हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ, उस पर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से सेपरेटिस्ट जो पावर्स थी उन्होंने कैसे इस देश में, कश्मीर में बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाई। खैर, कारगिल की जंग में पाकिस्तान की करारी हार के बाद भी पाकिस्तान ने अपने इरादों से कभी भी कश्मीर को पीछे नहीं रखा। साल 2003 से ही दोनों देशों के बीच कहने को संघर्ष विराम लगा हुआ है, लेकिन आए दिन बॉर्डर पर गोलीबारी की खबरें मिलती रहती हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं सीज फायर के वायलेशन का। जब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे तब उन्होंने कई बार पहल की थी दोनों देशों के बीच शांति समझौते के लिए, और कश्मीर के मुद्दे का एक सार्थक हल निकालने की भी कोशिश हुई। परवेज मुशर्रफ के टाइम पर हुए क्रिकेट मैच और समझौता एक्सप्रेस को चलाना, ये कुछ ऐसे उपाय थे। यही नहीं, मनमोहन सिंह के टाइम पीरियड में भी इस तरह के कई स्टेप उठाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार इन कामों में पाकिस्तान की ओर से टांग अड़ाई गई। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर कारगिल की जंग हुई, तो कांग्रेस के टाइम पर 2008 में मुंबई हमले हो गए। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो साल 2014 में पीएम मोदी बहुत ही ज्यादा अपोजिट जाके अचानक पाकिस्तान चले गए थे नवाज शरीफ के शपथ ग्रहण समारोह में। तब कई लोगों को लगा था कि शायद पाकिस्तान और भारत का कश्मीर को लेकर मुद्दा सुलझ जाए, लेकिन इसी साल अगस्त के महीने में ये कोशिश फेल हो गई। इसके बाद 2015 में और भी कई मौके आए जब पाकिस्तान के साथ बातचीत के मौके बने, लेकिन कभी भी कुछ भी ढंग का हल नहीं निकला, या यूं कहें कि ढंग का हल निकलने नहीं दिया गया, क्योंकि असल में पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को कभी सुलझाना ही नहीं चाहता। 2016 में जब कुछ हथियारबंद आतंकियों ने बॉर्डर के पास उरी बेस पर हमला किया, तो किसी भी तरह की बातचीत की गुंजाइश खत्म हो गई। और ये गुंजाइश खत्म नहीं हुई है, खत्म की गई है जानबूझकर, क्योंकि कश्मीर वो हथियार है जिसके दम पर पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा पॉलिटिक्स घूमती है। ऐसे दौर में पाकिस्तान सरकार और आर्मी ने मीडिया में अपनी किताबों, स्पीचेस और हर जगह कश्मीर को पाकिस्तान की आइडेंटिटी बनाकर पेश किया। यानी कि इस समय जो पाकिस्तान सरकार करती है वो ये है कि जो रियल मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और इस तरह के जो मुद्दे हैं, वो सब साइड में हो गए और कश्मीर हमेशा ही इनका मुद्दा बना रहेगा। और दोस्तों, ये कोई नई चीज़ नहीं है, दुनिया भर में सरकारें ऐसा करती हैं। रियल इश्यूज से जुड़े हुए सवालों से बचने के लिए वो कुछ ऐसे मुद्दे उछाल देती है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हों या धर्म से जुड़े हों, ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटा रहे, उनके असली सवालों की तरफ किसी का ध्यान ना जाए। यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान बहुत पिछड़ा हुआ देश है, एक ऐसा देश है जहां बुनियादी ज़रूरतें भी धीरे धीरे लग्जरी बन गई। आज की डेट में कश्मीर पाकिस्तान के लिए वो मुद्दा है जो उसकी सरकार को ऑक्सीजन देता है, क्योंकि कश्मीर का नाम लेकर यहाँ के हुक्मरानों ने अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने का काम किया है। यही वजह है कि कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान कभी सुलझाना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान का लोकतंत्र हो या फिर पाकिस्तान की सेना की तानाशाही, सबको कश्मीर के मुद्दे को भुनाना एक मजबूरी है, ताकि जनता को उनके सही हालात से दूर रखकर, सही सवालों से दूर रखकर अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकी जा सके। तो दोस्तों, ये है वो बातें जिनकी वजह से कश्मीर कभी भी पाकिस्तान की नज़रों से ओझल नहीं हो सकता। आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, कश्मीर को पाकिस्तान हमेशा ही अपना एक मुद्दा बनाकर रखेगा और इसका सोल्यूशन निकालना बहुत टेढ़ी खीर है। तो दोस्तों, ये सेगमेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp.